नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम फिर प्रस्तुत हैं आपके सामने 29 अप्रैल द हिंदू का न्यूज़पेपर डिस्कस करने के लिए। शुरुआत करेंगे हम कल के प्रश्नों के साथ। कल के प्रश्न कुछ इस प्रकार थे। सबसे पहला प्रश्न था, चकमा व होजांग जनजाति किस प्रदेश से संबंधित है? तो हमने डिस्कस किया था मिजोरम से संबंधित है आपका चकमा जनजाति। ये और कहाँ कहाँ पाई जाती है? बांग्लादेश में भी पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में भी पाई जाती है, त्रिपुरा में भी पाई जाती है, असम में भी कुछ पाई जाती है। मुख्यतः ये मिजोरम में थी, ये चीज़ था। आरबीआई के कार्यों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सरकार के लिए बैंक का कार्य करती है, जी बिल्कुल सही। बैंकों की बैंक, बिल्कुल बैंकों को भी लोन देती है। विदेशी मुद्रा का रक्षण, बिल्कुल ये करती है। वित्तीय व्यवस्था की देखरेख, बिल्कुल, जैसे कोई बैंक जो है ढहने न पाए या फिर बैंक की व्यवस्था, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक रहे, ये सब चीज़ ध्यान देने का काम। एनपीए नॉर्म्स सेट करना, ये सब चीज़ काम करती है। तो उपयुक्त सही यानी डी विकल्प सही हो जाएगा। निजता का अधिकार किस श्रेणी का अधिकार है? ये आपको पता है, ये अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार जो है आपका, उसके अंतर्गत ही आ जाता है। तो अगली न्यूज है इसमें, हाल ही में सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का रक्षा व्यय में विश्व में कौन सा स्थान है? तो हमने डिस्कस किया था, तीसरा स्थान है। पहले पे कौन था? अमेरिका था, दूसरे पे चाइना था, उसके बाद जो है आपका तीसरे पे आपका भारत था। तो ये था कल का प्रश्नों का डिस्कशन। अब हम चलेंगे आज के न्यूज़पेपर की तरफ। आज का न्यूज़पेपर देखिए, सबसे पहली न्यूज इसमें है 51 मोर डेथ्स एज केसेस नियर 30,000। तो 51 और डेथ जुड़ चुकी हैं कोविड में हमारे भारत में, और केसेज लगभग 30,000 के करीब पहुँच चुके हैं। तो ये न्यूज़ थी। उसके बाद ये पैटर्न है किस में, कहाँ प्रदेश में कितना हुआ है। अगली न्यूज है, मिनिस्ट्री डज यू टर्न ऑन प्लाज्मा थेरेपी। तो प्लाज्मा थेरेपी जैसे कि बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस किया है, आप भी बखूबी जान रहे हैं कि रिकवर्ड पेशेंट का प्लाज्मा ने ब्लड लेकर, जो क्रिटिकल पेशेंट है तो उनमें जो एंटीबॉडीज रिकवर्ड पेशेंट की रहती है, इनको प्रयोग करके क्रिटिकल पेशेंट्स को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है इसका कि ये काम ही करती है। तो ये ट्रायल मेथड पे चल रहा है अभी। तो मिनिस्ट्री जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसने अपने बात से मुंह मोड़ लिया है। जैसे कि 2-3 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे हर्षवर्धन जी का बयान आया था कि उन्होंने अपील की थी जो भी रिकवर्ड पेशेंट्स हैं कि अपने ब्लड डोनेट करें ताकि प्लाज्मा थेरेपी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय के जो सेक्रेटरी हैं लव अग्रवाल जी, उन्होंने कल की प्रेस रिपोर्ट में अपने कहा कि कोई अभी वेरीफाइड नहीं है, ये एक रिसर्च का मेथड है और इसको वाइड स्केल पे, बड़े स्तर पे ना प्रयोग किया जाए, बल्कि केवल ट्रायल मेथड पे ही प्रयोग किया जाए। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है। तो ये चीज़ न्यूज़ थी आपकी। इसमें आपको प्लाज्मा थेरेपी को जानने की ज़रूरत है अच्छे से। और प्लाज्मा थेरेपी पे एक वीडियो भी है हमारे चैनल पे, अगर आप देखना चाहेंगे तो उसको पीछे जाकर देख सकते हैं। अगली न्यूज़ है, $1.5 बिलियन एडीबी लोन टू फंड कोविड रिस्पांस। तो एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक एक संस्था है जो $1.5 बिलियन लोन भारत को उसने दिया है कोविड से लड़ने के लिए। तो हम सबसे पहले जानेंगे एशियन विकास बैंक क्या है। तो एशियन विकास बैंक देखिए 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। कहानी हम थोड़ा समझेंगे। जैसे आप समझिए 1966 का दशक का, 1960 का दशक का मतलब क्या था? ये लगभग शीत युद्ध का दशक चल रहा था, यानी अमेरिका और रूस के बीच में शीत युद्ध चल रहा था। तो उस दौरान क्या हो रहा था कि जैसे जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ थी, जो भी आपकी व्यापारिक कंट्रीज़ थी, जैसे प्रोडक्शन में सबसे उस समय अमेरिका सुपर पावर की जैसा ही था, एक ध्रुव था अमेरिका। तो मतलब ये था कि जैसे उनको एक मार्केट की आवश्यकता थी, अपने सामान जो बना रहे उसको बेचेंगे कहाँ? तो जो बेचेंगे यानी जो खरीदार होगा उसके पास आर्थिक क्षमता होगी, तभी तो उनका सामान बिकेगा। तो उसलिए उन्होंने, उनका मेन मार्केट जो था वो यूरोपियन कंट्रीज काफ़ी सफ़र कर चुकी थी द्वितीय विश्व युद्ध में, और वो काफ़ी सैचुरेट भी हो चुकी थी। तो वो नई बाज़ारों की तलाश में एशियाई देशों की तरफ उन्होंने रुख किया। तो अब जो बाज़ार है, यानी जो उनके कस्टमर्स होंगे, उनके पास पैसा होगा तभी तो उनका प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो इसी क्रम में उन्होंने एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ये समझ लीजिए एक जो है एशियन देशों को मार्केट के रूप में डेवलप करने के लिए उन्होंने एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना की, जिससे एशिया या पैसिफिक देशों को लोन देंगे या उनकी सहायता करेंगे, उनको डेवलप करेंगे ताकि वो उनके सामानों को खरीद सकें। तो ये उद्देश्य था। अब देखिए 1966 में इसकी स्थापना की जाती है, और इसके स्थापना में प्रमुख रोल जो था जापान का और अमेरिका का, दोनों देखिए आप इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है। और इन्होंने क्यों डेवलप किया, क्यों इनके अंदर ये मानवता का भावना उगा? इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि जब एशियाई देश थोड़ा सा डेवलप होंगे तो उनके पास खरीदने की क्षमता होगी, और हम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, हम जो उत्पादन करता है, हमारे उत्पाद तभी बिकेंगे जब इनके पास क्षमता होगी। तो इस ये उद्देश्य था एशियन डेवलपमेंट बैंक का, एशियाई विकास बैंक का। इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। मनीला कहाँ? फिलीपींस देश में मनीला में जो है इसका हेडक्वार्टर है।
और जापान इसका सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर, सबसे बड़ा शेयरधारक इसका जापान है। इसीलिए हमेशा इसका जो प्रेसिडेंट होता है एशियाई विकास बैंक का, वो जापानीज ही होता है। और जो इसका कार्य देखिए क्या है, ये केवल एशियाई देश को लोन नहीं देती है, एशियाई या प्रशांत महासागर में जो भी छोटे छोटे महाद्वीप है, यानी कि एशिया के बाहर के देशों को भी लोन देती है। और दूसरी चीज़ देखना है आपको, अमेरिका भी इसका सदस्य देश है। इसका मतलब ये है, आपको ध्यान देना है कि एशिया विकास बैंक का आपको नाम से एशिया लग रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि ये केवल एशिया तक सीमित रहेगा। विश्व का कोई भी देश इसका सदस्य हो सकता है, ऐसा कोई बंधन नहीं केवल एशियाई देश इसका सदस्य होगा। तो नाम से आप मत कन्फ्यूज होइएगा। ये मुख्यतः आपका शिक्षा क्षेत्रों में, पर्यावरण संरक्षण में, या फिनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट में, बैंकों के सुदृढ़ीकरण में, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ये सब लोन देता है। ये चीज़ आपको जानने की आवश्यकता है, तो गौर करिएगा। इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। जापान इसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, और केवल एशियाई देश इसके सदस्य नहीं हो सकते। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगली न्यूज, एक्सप्लेन MHA ऑर्डर ऑन फुल वेजेज सुप्रीम कोर्ट टेल्स गवर्नमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 29 मार्च को एक गाइडलाइन जारी किया था कि बोला था कि जो कंपनी चाहे चल रही हो चाहे ना चल रही हो, लेकिन अपने जो वर्कर्स हैं उनको पूरा वेतन दें। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो है इंडस्ट्री होल्डर्स ने अपील की है, तो वो चीज़ उसी बारे में था। तो ये बोला गया कि जैसे इंडस्ट्री होल्डर्स ने अपनी बात बोली, अपना उन्होंने कहा कि भाई हमको भी समान समता का अधिकार है। हम भी तो एक इंडस्ट्री, जैसे कोई मान लीजिए आपकी इंडस्ट्री है, आपकी इंडस्ट्री चल नहीं रही, उत्पादन बिल्कुल नहीं हो रहा है, आय का स्रोत कुछ नहीं है, और गवर्नमेंट उस पर से आर्डर जारी कर रही है कि आप सभी अपने वर्कर्स को पूरा वेतन दीजिए। तो उन्होंने राइट टू इक्वलिटी की बात की है, आर्टिकल 14। तो हम देखेंगे आर्टिकल 14 क्या है। आर्टिकल 14 को मैं रीड करता हूँ वर्ड बाय वर्ड। राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहली बात की जा रही है किसको किसको डायरेक्ट किया जा रहा है, राज्य को बताया जा रहा है। राज्य को डायरेक्ट करते हुए कहा जा रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में, यानी भारत की जो भी सीमा है उसके अंदर किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो नागरिक हो या गैर नागरिक हो, कोई भी व्यक्ति, किसी मतलब कोई व्यक्ति हो, नागरिक हो या गैर नागरिक हो, विधि के समझ समता, यानी जो भी विधियां बनाई गई हैं हमारे भारत भूमि में, उसके समझ समता, यानी कि उसके समझ इक्वल उनको देखा जाएगा, या विधियों के समान संरक्षण से, या फिर उन मतलब ये दो कॉन्सेप्ट है। इसको हम किसी दिन अच्छे से पॉलिटी का एक सेक्शन करेंगे तो उसमें अच्छे से डेवलप करेंगे। तो इसको आप इस तरह समझिए कि विधि जो भी विधि होगी वो सबके ऊपर समान रूप से लागू होगी, और उसके बाद जो व्यक्ति मार्जिनलाइज्ड हैं उनको समान संरक्षण प्रोवाइड कराया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। तो मतलब आप मोटा मोटा समझिए कि समता की बात की गई है, और इसको अच्छे से हम पॉलिटी का एक सेक्शन करेंगे, उसमें अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे आर्टिकल बाय आर्टिकल। तो ये राइट टू इक्वलिटी की बात करता है आर्टिकल 14। तो जो इंडस्ट्री होल्डर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि भाई हमारा भी राइट टू इक्वलिटी है। जब हमारे पास आय का स्रोत नहीं है तो हम कैसे उनको वेतन पूरा दे पाएंगे, इसको उन्होंने अपील की थी। तो कह रहे ये भेदभाव है कि जो है जैसे किसी की तरफ बायस्ड होना, वर्कर्स को आप ध्यान रहे हैं, इंडस्ट्री होल्डर्स को नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो ये चीज़ बात की है। अच्छा, इसी के साथ एक आर्टिकल और हम देख लेते हैं, आर्टिकल 19(1)(g), ये राइट टू प्रोफेशन यानी व्यवसाय का अधिकार में देता है। तो इस सब चीज़ों को आपको देख लेना आज ही, आप जो है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19(1)(g) ये दोनों चीज़ को देखें। अगली न्यूज है, गवर्नमेंट स्टार्ट्स प्लानिंग ऑफ हरिद्वार कुंभ मेला। तो हरिद्वार में कुंभ मेले के जो है आयोजन का प्रबंध कर रही है गवर्नमेंट। तो क्योंकि जैसे तो हम देखेंगे इसमें कुंभ मेला संभव तो नहीं लग रहा है वर्तमान स्थितियों में, लेकिन चूंकि उसने गंगा की सफाई और इन सब चीज़ों कार्य को प्रारंभ किया है। बाकी हो सकता है अगर चीज़ें अस्थायी हो जाए, ठीक हो जाए समय के पहले, तो हो भी सकता है। तो हम देखेंगे कुंभ मेला क्या है। तो कुंभ मेला से जुड़ी एक बड़ी रोमांचक कहानी है। कुंभ मेला क्यों होता है, क्यों मनाया जाता है, इसको हम देखेंगे। तो हिंदू शास्त्रों में कहा जाता है कि एक बार देवताओं ने समुद्र मंथन किया, देवताओं ने, असुरों ने सब मिलकर समुद्र मंथन करना शुरू किया ताकि अमृत की खोज हो और उस अमृत को पीकर सभी अमर हो जाए, इटर्नल हो जाए। तो उस अमृत की खोज हुई समुद्र मंथन में। अमृत जब मिला तो वो उसके लिए देवता भी दौड़े और दानव भी दौड़े। तो अगर वो दानव पा जाते, यानी इविल जो सोल्स है, यानी बुरी आत्माएं, वो पा जाती, वो अमर हो जाती, तब तो हमारा विश्व संकट में रहता हमेशा, ऐसा हिंदू माइथोलॉजी में कहते हैं। उसके बाद जब देवता उस गागर को, उस मटके को, अमृत के मटके को लेकर भागे, दानव पीछे दौड़ाए, तो उस भागते दौरान, उस पीछा करने के दौरान 4 बूंदें गिर गई थी 4 जगहों पे। कहाँ कहाँ? एक प्रयागराज में 1 बूंद गिरी थी, एक हरिद्वार में, एक नासिक में, एक उज्जैन में। तो इन्हीं 4 जगहों पे 4 बूंदें गिरी थी। इसी के उपलक्ष्य में आपका कुंभ मेला जो है आयोजन होता है। तो हम देखेंगे, अब प्रश्न ये बनता है, हमारे महत्व की ये बात है
कि कहाँ कहाँ कुंभ मेला होता है। 4 जगह पर होता है। प्रयागराज में गंगा नदी के तट पर, हरिद्वार में पुनः गंगा नदी के तट पर, नासिक में गोदावरी नदी के तट पर, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कुंभ मेला 4 जगह पर होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, और किन नदियों के तट पर होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। और एक चीज़ और आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि जैसे इस वर्ष प्रयागराज में हुआ तो 12 वर्ष के बाद पुनः प्रयागराज में होगा, समझ रहे हैं। तो 12 वर्ष के साइकिल पर पुनः वो दोहराता है। एक चीज़ और विशेष बात ये है, ये यूनेस्को की लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज में है, यानी अमूर्त धरोहर सूची में इसका जो है मेंशन है। ये चीज़ है अमूर्त धरोहर सूची। क्या है कि जैसे कोई भी चीज़ जो आर्थिक या सांस्कृतिक महत्व की चीज़ हो, वो इसमें एक सूची बनाई गई है। तो इससे टूरिज्म को प्रमोट होता है और विश्व स्तर पर आपके किसी सांस्कृतिक धरोहर को पहचान मिलती है। तो ये न्यूज़ थी। अब हम अगली न्यूज़ की तरफ चलेंगे। आज़ादपुर मंडी अ वायरस हॉटस्पॉट, सिटी गवर्नमेंट शुड क्लोज इट, ट्रेडर्स। तो जो दिल्ली की आज़ादपुर मंडी है, सब्जी मंडी है, तो उसको बंद करने का ट्रेडर्स ने कहा है, क्योंकि वहाँ पे 11 केसेस लगभग पाए गए हैं। तो बोले कि यहाँ से कैसे संक्रमण हो सकता है, उसको बंद करने की बात की गई है। अगली न्यूज़ आपकी, ये सब लोकल न्यूज़ है। हम अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। एनिमल पोचिंग रजिस्टर्स शार्प इंक्रीज ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो जो जानवरों का हंटिंग हो रही है, उनका शिकार हो रहा है, उसकी संख्या, उसकी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। लॉकडाउन है तो इसलिए काफ़ी बढ़ोतरी देखने को पाई गई है। जैसे बताया गया चिंकारा, ब्लैक बक्स, इन सब की जो है काफ़ी पोचिंग हो रही है। तो हम देखेंगे क्या हमारे पास, हमारे देश में कोई कानून, कोई विधान है इससे बचाने के लिए। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था। स्टॉकहोम कहाँ, स्वीडन में। हमने कल डिस्कस किया था स्टॉकहोम से संबंधित एक और खबर। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हमारे रक्षा व्ययों पर जो है रिपोर्ट जारी करती है, तो उसी वही शहर में स्टॉकहोम में ही 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी। पर्यावरण संबंधी सबसे पहली कॉन्फ्रेंस वहाँ पर हुई थी। तो वही उसके बाद ही भारत ने एक विधान पारित किया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज़ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये आपका क्या करता है कि जैसे एक सूची बनाता है, इसमें कई प्रावधान है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, कि वन्यजीवों को संरक्षण करने के लिए कई प्रावधान है। तो उसमें जैसे सूची बनाता है, शेड्यूल 1 सूची 1, अनुसूची 1, अनुसूची 2। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा महत्व के जो वन्यजीव रहेंगे उनको संरक्षण के लिए सबसे शेड्यूल 1 में रखा जाएगा। तो इस संरक्षण के लिए एक विधान बनाया गया है, चीज़ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगली न्यूज आपकी देखिए, ये एडिटोरियल पार्ट है, इसको हम स्किप करेंगे। अगली न्यूज आपकी जो है, नीति आयोग स्लैम्स इंडियाज टेरर रैंकिंग। तो देखिए हम पहले बैकग्राउंड जानेंगे। इसमें बोल रहे हैं नीति आयोग जो इंडिया की आतंकवाद सूची में जो वो है, उसकी लिस्ट सूचकांक है, उसको उसने खंडन किया है। तो देखेंगे आतंकवाद सूचकांक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक कौन जारी करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये ऑस्ट्रेलिया का एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी करता है। तो 2019 के सूचकांक में भारत को 7वें स्तर पर रखा गया है, 7वें पायदान पर रखा गया है इसके अनुसार। तो भारत ने कहा है कि इसमें जो मानक हैं वो मानक उचित नहीं है। भारत की छवि जो दिखाई जा रही है ऐसी नहीं है, इतनी आतंकवादी गतिविधियाँ नहीं है, भारत शांत प्रदेश है। ऐसा क्यों कह रहा है कि जैसे भाई अगर समझिए आप वैश्विक आतंकवाद सूची में, आप सूचकांक में आपका ऊंचे पायदान पर है, तो वैश्विक छवि में आपका क्या है, आपका देश अशांत स्थिति में रहेगा, तो आप उससे इन्वेस्टमेंट प्रभावित होगी, उससे टूरिज्म प्रभावित होगा। तो इसलिए हमको इस चीज़ का खंडन करने की आवश्यकता है। अगली न्यूज़ है, USCIRF डाउनग्रेड्स इंडिया इन 2020 लिस्ट। तो यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, मतलब जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स एक रिपोर्ट जारी करती है। तो उसमें भारत की रैंकिंग थोड़ा सा उसने कम की है। फिलहाल ये लोकल यूनाइटेड स्टेट्स की वो है, तो इसलिए हमको कोई महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। अगली न्यूज आपकी है, मैसिव इवैक्यूएशन प्लान फ्रॉम गल्फ। तो जो खाड़ी देश हैं उनसे जो भी वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए हमारे जो मिनिस्ट्रीज हैं वो प्लान कर रही हैं। अगली न्यूज़ है, मिड डे मील्स एंड ड्यूरिंग वैकेशन। छुट्टियों के दौरान भी मिड डे मील जो है वितरित किए जाएंगे, क्योंकि खाद्य समस्या चल रही है, एक अच्छा माध्यम हो सकता है। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है, गियरिंग अप फॉर फ्लड्स ड्यूरिंग पैंडेमिक। तो जो महामारी चल रही है इसके दौरान बाढ़ के लिए भी तैयारी करना शुरू कर दिया है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने। तो हम समझेंगे बाढ़ की तैयारी अचानक क्यों होने लगी, क्योंकि आप समझ रहे हैं मानसून सीजन आने वाला है। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, भारतीय मौसम विज्ञान जो विभाग है, तो वो
उसने सूचना जारी की है, और आप जान ही रहे मानसून आने वाला है, तो उसने सूचना जारी की है कि संभावनाएं हैं कि अगस्त में औसत से अधिक रेन हो सकती है। तो औसत से अधिक रेन होगी तो आपको पता है, जैसे कि पिछली बार केरला में बाढ़ आई थी थोड़ा समय पहले, और असम में बाढ़ आई थी, तो ये सब जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहाँ पर पहले तैयारियाँ शुरू कर दी है उसने। तो देखेंगे हम थोड़ा सा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स किसके अंदर बनती है, तो देखेंगे इस तरह हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में ये बना था। इसके अंतर्गत देखिए एक बॉडी बनाई जाती है, राष्ट्रीय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये इसकी जो हेड होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके अंतर्गत एक फोर्स भी होती है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो इसके ये जो है मतलब फोर्स क्या है, ये एक सैन्य टुकड़ी होती है जो उस आपातकाल में, उस समय की स्थिति में फ्लड के दौरान काफ़ी समय हेल्प करती है लोगों की। और इसके तहत एक फंड भी स्थापित किया गया है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। इसमें क्या होता है, इस जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड है उनको पैसा दिया जाता है ताकि उससे लड़ सकें। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप चाहेंगे, अगर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें आप चाहेंगे तो इस पर हम एक अलग वीडियो बना देंगे, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये एक प्राधिकरण है जो आपदा प्रबंधन संबंधी सभी नीतियों का मूल्यांकन करता है और आगे नीतियाँ बनाता है। इसके मुखिया प्रधानमंत्री जी होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ब्रिक्स शुड हेल्प एंटरप्रेन्योर्स इंडिया। इंडिया कह रहा है कि ब्रिक्स को, जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे, जो भी व्यवसायी हैं, नए नए व्यवसायी, उनको हेल्प करना चाहिए, तो यानी कि व्यवसाय को मदद देनी चाहिए आपस में। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स 5 देशों का समूह है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो देखेंगे हम इसका थोड़ा इतिहास में जाके बैकग्राउंड से, तो कैसे क्या जन्म हुआ था। तो 2001 में एक इकोनॉमिस्ट थे, एक अर्थशास्त्री थे, पश्चिम के एक अर्थशास्त्री थे, जिम ओनील। तो इन्होंने बात की कि जैसे 2001 बोला कि अगली जो कुछ वर्ष आने वाले हैं उनमें ब्रिक देश, ब्रिक यानी देशों, किन देशों को बोला इन्होंने? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। बोला ये 4 देश अगले कुछ सालों की वर्ल्ड इकोनॉमी को डिज़ाइन करेंगे, यानी कि बहुत बड़े फोर्स उभर के आने वाले हैं। तो ये बात इन्होंने सबसे पहले ब्रिक का कॉन्सेप्ट जिम ओनील ने उछाला था। उसके बाद 2009 में ब्रिक का गठन हो गया। 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसमें ज्वाइन कर लिया और ये ब्रिक से ब्रिक्स हो गया। और इसका एक और नया इसमें बहुत प्रगति हुई है। तो क्या हुआ था? फोर्टालाजा डिक्लेरेशन, फोर्टालाजा उद्घोषणा है। फोर्टालाजा एक शहर है ब्राज़ील में, तो वहाँ पे जो बैठक हुई थी, 6ठी बैठक, उसमें एक उद्घोषणा हुई। उसके तहत ही न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया था। 2014 में। तो ये क्या है? ये मुख्यतः जो है ब्रिक्स देशों ने मिलकर एक बैंक बनाया है ताकि उस देश जो है आसपास के जो भी विकासशील देश हैं उनको फंडिंग कर सकें और इस क्षेत्र में आर्थिक प्रगति को बढ़ावा दे सकें। ये उद्देश्य था इसका। अगली न्यूज है, नो इम्प्रूवमेंट इन गंगा वाटर क्वालिटी ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो लॉकडाउन के दौरान भी गंगा की वाटर क्वालिटी में बहुत प्रभाव नहीं देखा जा सका है, जबकि देखेंगे आप यमुना में काफ़ी प्रभाव देखने को मिला है। तो इसकी स्टडीज़ की जा रही थी, जैसे इसमें इसका पैरामीटर्स होता है, कितना प्रदूषित है कि नहीं है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हमने इसको डिफाइन किया है एक वीडियो में, देखेंगे आप तो पीछे जाकर। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, फिर सब थोड़ा देख लेते हैं कि जैसे कोई प्रदूषित वस्तु जाती है किसी जल भाग में, तो उसको तोड़ने के लिए, उसको डिसइंटीग्रेट करने के लिए, छोटे छोटे कण तोड़ने के लिए बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी जो छोटे छोटे जीवाणु है वो जो है लगते हैं। फिर उनको कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करके उसको डिसइंटीग्रेट करते हैं, तोड़ते हैं, तो वो ऑक्सीजन की आवश्यकता उनको पड़ती है। तो जितनी ज़्यादा प्रदूषित वस्तुएं रहेंगी उतनी ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी होगी, उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगी। जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगी तो यानी कि वो जल ज़्यादा प्रदूषित है। ये चीज़ आपको जानने की आवश्यकता है। अगली न्यूज़ है, देखिए ये आपकी वैश्विक जगत से आपकी न्यूज़ है, साउथ एशिया फेसेस हेल्थ क्राइसिस एज चिल्ड्रन मिस वैक्सीनेशन। तो जैसे आप समझ रहे हैं लॉकडाउन हो गया है तो इस समय सारी गतिविधियां बंद कर दी गई है। तो जो टीकाकरण के भी कई योजनाएं चलती हैं, जैसे मिजल्स और रूबेला की, पोलियो वैक्सीनेशन, ये सब सारी चीज़ें टीकाकरण चलती है। तो टीकाकरण जो है रुक गया है। तो जो रेगुलर टीकाकरण होता है, जैसे मान लीजिए कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो उसका देखे होंगे, आपने देखा होगा अपने आसपास में 3रे माह, 6ठे माह और 12वें माह ऐसे टीका होता है। तो उन बच्चों को जो टीका नहीं लग पाएगा, उम्र तो उनकी बढ़ रही है, तो वो भविष्य में बीमारियों से ज़्यादा ग्रसित होने का उनका संभावना रहेंगे। तो ये काफ़ी बड़ी समस्या हो सकती है कोविड के दौरान। तो इस चीज़ की बात की है जो है यूनाइटेड नेशंस ने, यूनिसेफ ने।
वेनेजुएला नेम्स ऑफिशियल इंडेक्टेड बाय यूएस एज ऑयल मिनिस्टर। तो वेनेजुएला आप समझ रहे होंगे दक्षिण अमेरिका का एक देश है, इसकी राजधानी है कैरकस। तो उसने जो एक व्यक्ति को ऑयल मिनिस्टर नियुक्त किया है, जिसको अमेरिका ने मतलब उसको आरोपी साबित किया है, जिसको अमेरिका ने जिनके खिलाफ जांच जाहिर की है। तो वेनेजुएला के बारे में जानेंगे। देखिए थोड़ा सा ये भी, यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है, यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, क्योंकि ये पूर्णतः लगभग 95% अर्थव्यवस्था वेनेजुएला की तेल पर आधारित है। और इस समय देखिए क्या है कि जैसे आप समझ लीजिए एक चीज़ पे आपकी अर्थव्यवस्था आधारित होती है, तो तेल के मूल्य भी काफ़ी गिर गए हैं, वहाँ पर इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा हाई है, तो वहाँ पे काफ़ी समस्या चल रही है। और यूनाइटेड स्टेट्स से वो भी इंटरफेयर कर रहा है। वहाँ पर ये निकोलो मदुरो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स है जो जॉन गुआडो, वो एक दूसरे इनके विपक्षी को बैठाना चाहता है। तो वहाँ पे काफ़ी समस्याएं चल रही हैं, इसलिए न्यूज़ में था। तो ये चीज़। अगली न्यूज़ थी, 1 किल्ड एज वायलेंट प्रोटेस्ट रॉक त्रिपोली। तो त्रिपोली में जो है हिंसा हुई, उसमें एक लोग की मृत्यु हो गई। तो न्यूज़ हमारे लिए नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन त्रिपोली कहाँ ये इंपॉर्टेंट है। तो अफ्रीकी देश लेबनान, जहाँ की राजधानी बेरूत है, उसमें एक शहर त्रिपोली। तो इस जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है चीज़। अगली न्यूज़ देखिए, ये आपका इकोनॉमिक जगत से है, अर्थशास्त्र जगत से। भारतीय नोकिया कनेक्ट फॉर स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। तो जैसे आप देखे होंगे जियो ने फेसबुक से जो है कोलैबोरेशन किया है और अपना रीच बढ़ाने का जो है किया है आर्थिक। तो उसी दिशा में जो भारतीय एयरटेल है, इसने नोकिया के साथ समझौता किया है। लगभग $1 बिलियन का पैक्ट समझौता हुआ मतलब साइन हुआ है। उसमें क्या किया गया है कि जो नोकिया का कनेक्टिंग नेटवर्क है उसका प्रयोग किया जाएगा, और जो 5G टेक्नोलॉजीज आएंगी लॉन्च करने के लिए, तो एयरटेल अपनी टेक्नोलॉजी को रीच बढ़ाने का प्रयास करेगी हाई स्पीड से, ताकि इसका मतलब कंज्यूमर बेस बढ़ सके और अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सके। अगली न्यूज है, RIL प्लान्स राइट इशू टू बी डेप्ट फ्री। रिलायंस इंडिया लिमिटेड ये राइट्स इशू करने का सोच रहा है ताकि कर्ज मुक्त हो सके। जैसे हमने डिस्कस किया था, लगभग इसके ऊपर $2 और $3 बिलियन का कर्ज है, तो वो ये जीरो डेट कंपनी होनी चाहती है, तो इस राइट इशू करेगी। तो राइट इशू हमने डिस्कस किया था। राइट इशू क्या है, जब कोई कंपनी अपने वर्तमान शेयर धारकों को ही पुनः शेयर देने की सोचती है या पुनः शेयर देने के लिए जारी करती है, लेकिन कुछ विशेष दामों पर। यानी कि जैसे रिलायंस इंडिया लिमिटेड जो है, जो उसके वर्तमान शेयर धारक हैं, उनको ही कुछ विशेष दामों पर या विशेष छूट पर ही केवल उन्हीं को अधिकार देगी, तो वो राइट्स इशू होते हैं। अगली न्यूज़ है, आरोग्य सेतु फॉर फीचर फोन सून। तो आरोग्य सेतु क्या है, आप जान रहे होंगे, कोविड से जो है निपटने के लिए, कोविड समस्या से लड़ने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एप्लीकेशन बताया है, जिसमें आपको सुरक्षित रहने की सावधानियां बताई जाएगी। यदि कोई आसपास आपको कोविड का पेशेंट आता है तो आपको अलर्ट जारी हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। अब फीचर फ़ोन है, जो कीपैड फ़ोन है, उसके लिए भी जारी करने की बात कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PPE कवराल्स रैम्प्ड अप। तो जो पर्सनल प्रोटेक्टिव वो हैं इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी जैसे कवराल हो गया, पूरा बॉडी कवर करने वाला हो गया, या मास्क हो गया, किट हो गई, ये सब चीज़ों की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 1 लाख किट प्रतिदिन बन रही है लगभग, ये चीज़ें आप जान लीजिए। डेडलाइन फॉर एयर इंडिया बिड्स एक्सटेंडेड अगेन। तो एयर इंडिया को, अगली न्यूज है, तो इसमें देखेंगे एयर इंडिया को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बेचना चाहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस में है। लेकिन आप जब समझ रहे हो कोविड-19 की वजह से चलते सारी चीज़ें ठप हैं, तो उसका नीलामी नहीं हो सकी। तो उसकी डेडलाइन जो थी वो उसको गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है, ये न्यूज़ थी। तो एयर इंडिया पे यदि आप चाहेंगे, यदि आप कमेंट करते हैं, तो हम एक अलग वीडियो बना सकते हैं। तो ये थी आज की न्यू डिस्कशन। हम चलेंगे आज के प्रश्नों के ऊपर। जो भी आज संबंधित प्रश्न रहेंगे, इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स वैश्विक आतंकवाद सूचकांक कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ या FATF, नीति आयोग, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। अगला क्वेश्चन है, ADB यानी एशियाई विकास बैंक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका मुख्यालय मनीला या फिलीपींस में है। इसके सदस्य केवल एशिया महाद्वीप के देश हैं। इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी जापान की है। यह केवल एशियाई देशों को लोन देता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं आपको बताना है। केवल एक व दो, एक व तीन, उपर्युक्त सभी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 की विषय वस्तु है, क्या है आपको बताना है। निजता का अधिकार, समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, नीति आयोग CEO।
तो ये था आज का डिस्कशन और इनके सभी जवाबों को आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपको कोई और विषय लगता है जो बहुत महत्वपूर्ण है और हम लोगों से छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में करें, उसे हम एक अलग वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।